हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 12 जो कि प्रैक्टिस सेट 11 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी है? तो यूएनओ की आधिकारिक भाषा इसका 6 हो जाएगा, जो कि 6 यूएनओ का आधिकारिक भाषा है। तो इसका यूएनओ का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। और इसका जो संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार तथा विश्व शांति स्थापना करना है। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, जिसकी 6 आधिकारिक भाषाएं जैसे कि आपका अरबी, चीनी, मतलब चाइना वाला चीनी, और उसके बाद अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी तथा स्पेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत का वाटर मैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन अर्थात जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अलवर जिले के निवासी राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के लिए प्रशंसनीय कार्य के लिए इन्हें वर्ष 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसे पानी के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें वर्ष 2011 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इसमें रेमन मैगसेसे पुरस्कार मतलब वो आपका सम्मानित किया जाता है, एक टाइप का पुरस्कार होता है। तो श्रीहरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र देश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपका आंध्र प्रदेश होगा। और आपका यहाँ पे श्रीहरिकोटा भारत के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के तट पर बसा एक द्वीप है। यह भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण है केंद्र है, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसका SHAR में स्थित है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा प्रयोग किया जाता है। यहाँ ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और भूतल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग कर उपग्रहों को प्रक्षेपण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, देश का सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का आपका सी, जो कि आपका यहाँ पे परमवीर चक्र होगा। और देश का सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र सेना में मिलने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। यह सम्मान सेना का उन जवानों को उन जवाजों सेना को जांबाजों को दिया जाता है, जिन्होंने दुश्मन की उपस्थिति में बहादुरी, वीरता दिखाने एवं आत्म बलिदान प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका 5 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। और इन्हें मिसाइल मैन के रूप से भी जाना जाता है। और इनकी पुस्तक में इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया माय ड्रीम और विंग्स ऑफ फायर तथा माय जर्नी प्रमुख है। इनकी मृत्यु वर्ष 2015 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, भूमि में चारों ओर जो कि बद्ध लैंडलॉक्ड कौन सा राज्य है? लैंडलॉक्ड। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा, जो कि दिए गए विकल्पों में भूमि से चारों ओर बद्ध राज्य बिहार है। बिहार की स्थलीय सीमा नेपाल तथा भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। और अन्य तीनों समुद्री तटीय राज्य है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर बांका में अवस्थित है। और 12वें जैन तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य स्वामी जन्म से ही वैरागी थे। यह वैराग्य अवस्था में भ्रमण के क्रम में चंपापुरी से मंदारगिरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने तप, ज्ञान और मोक्ष का प्राप्त किया। और ये 3 कल्याण बिहार प्रांत के बांका जिला मंदारगिरी में हुआ। इसे जैन धर्मावली लंबी और भगवान पशुपूज्य के क्रम से तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक मंदारगिरी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार राज्य विधानमंडल में प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि बिहार राज्य विधानमंडल में प्राकलन समिति के सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इस समिति में 25 सदस्य हो सकते हैं और 19 विधानसभा से और 6 विधान परिषद से। इस समिति का कार्य विधानसभा में कोई कार्य किस प्रकार से किया जाए, इस पर सुझाव देना है। क्वेश्चन नंबर 9, पेनिसिलिन के जीव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि पेनिसिलिन की खोज ब्रिटेन के सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 ईस्वी में की थी। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक है और ये एंटीबायोटिक दवाओं का समूह है जो शरीर के कई हिस्सों जैसे मुंह, गले, कोमल तक, टेंसिल
हृदय, फेफड़ों आदि के संक्रमण के खिलाफ उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 10, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि स्कर्वी रोग शरीर में विटामिन सी की कमी से होता है। और स्कर्वी रोग में कमजोरी, थकावट और दांतों का ढीला होना, कमजोर नाखून, जोड़ों में दर्द और बाल झड़ने जैसे लक्षण व्यक्ति में दिखने लगते हैं। विटामिन सी का स्रोत है आंवला, नारंगी, अंगूर, नींबू, गोभी, टमाटर, हरी मटर। ये विटामिन सी से मिलता है, मतलब इन सब से विटामिन सी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, दो अस्थियों आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का आपका डी, जो कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे स्नायु द्वारा जुड़ी होती है। स्नायु जो कि लिगामेंट एक से रेशेदार संयोगी ऊतक होता है, जो दो हड्डियों को जोड़कर एक जोड़ा बनाता है। कंडरा मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ते हुए पेशी को पेशी से जोड़ने का काम प्रवृत्ति करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जो तांबा, जस्ता, निकल और निकल से मिलकर बनी होती है। अर्थात जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाई जाती और जर्मन सिल्वर को निकल सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। जर्मन सिल्वर की संरचना में आपका 60% तांबा, 20% निकल और 20% जस्ता होता है। बाकी तीनों में चांदी पाया जाता है। यह बर्तन बनाने में काम आता है। क्वेश्चन नंबर 13, ईथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है, इसके पास तो इसका पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देख लेते हैं। इसका ए होगा। ईथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है, उसमें 7 संयोजक बंध होता है। इसमें कार्बन कार्बन निकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु से 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि हैलोजेंस में क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 15, एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि धारा को बढ़ा करके आप बढ़ाई जा सकती है। तो इसमें देखिए यहाँ पे यदि एक विद्युत चुम्बकी की साम्यज्ञी स्थिर रखा जाए तो विद्युत चुम्बकी की शक्ति को दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है। जैसे कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर विद्युत चुम्बक की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। और कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली के प्रवाहित धारा को बढ़ाकर विद्युत चुम्बक का शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं है, परंतु बिंदु पर मिलते हुए दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 17, जी का मान क्या होता है? तो इसका 17 का आंसर हो जाएगा आपका जी का मान होता है डी, जो कि आपका यहाँ पे 6.67 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द इनवर्स 11 पावर और नैनोमीटर आपका यहाँ पे केजी पर मीटर स्क्वायर होता है, जो कि ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी इनवर्स 2 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, यह एक अश्वशक्ति का समतुल्य है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए, यह एक अश्वशक्ति 746 वाट्स के बराबर होता है। अश्वशक्ति शक्ति की बड़ी मापी इकाई होती है। 1 एम्पीयर में 230 वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, लेकिन पावर, शक्ति मीन्स पावर, पावर का एसआई होता है आपका वाट। क्वेश्चन नंबर 19, सरकार ने मध्य भोजन योजना लागू की है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 19 का ए, जो कि आपका यहाँ प्राथमिक विद्यालय में सरकार ने मध्य भोजन लागू किया है, जो कि आपको मध्य भोजन योजना भारत सरकार की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु प्राथमिक का पूरे देश में प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क किया जाता है, मतलब निःशुल्क मिलता है। और नामांकन बढ़ाने, प्रतिधारण और उपस्थित तथा एक साथ
इसके साथ-साथ बच्चों में पौष्टिक स्तर को सुधार करने का उद्देश्य से आपका यहाँ पे 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौष्टिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष इसमें आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि मिशन इंद्रधनुष बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। यह मिशन भारत सरकार का एक स्वास्थ्य मिशन है। इसे तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया था और यह योजना भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज की ओर ले जाने और वर्ष 2022 तक इसे बनाए रखने का प्रयास करती है। तो क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो डी, जो कि आपका वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों जैसे घटत क्रम में तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश। मतलब ये घटते क्रम में है और तमिलनाडु जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्यों में नहीं आता और जनसंख्या की दृष्टि से तमिलनाडु 7वां बड़ा राज्य है, 6ठा बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। तो और एक बार देख लीजिए सबसे पहले मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का है, तीसरा नंबर पे बिहार है, चौथा नंबर पे पश्चिम बंगाल, पाँचवां नंबर पे आंध्र प्रदेश। उसके बाद आपका यहाँ पे छठा नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद 7वां नंबर पे आता है आपका यहाँ तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1962 में उनके राजनीतिक व सामाजिक योगदान के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान जो कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे गाँव जो कि जीरादेई में हुआ था, जीरादेई। क्वेश्चन नंबर 23, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया? तो इसका आंसर 23 का हो जाएगा सी, जो कि गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। इस नारे का प्रयोग पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था और पांचवी पंचवर्षीय योजना का निर्धनता उन्मूलन का योजना का प्रमुख उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में भी स्थापित किया गया था और इस अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, हाथी और गौर भालू और ढोल, सांबर भौंकने वाले मृग तथा लॉरेस पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि भारत में सर्वप्रथम विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से सुमेलित करें। तो इसका देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का एपी कल्चर का हो गया आपका यहाँ पे शहद उत्पादन, जो कि आपका शहद उत्पादन होगा और जो कि ए का 2 हो जाएगा, बी का आपका सेरिकल्चर, जो कि बी का आपका यहाँ पे बी का 1 हो जाएगा, ए का 2, बी का 1। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं ए का 2, बी का 1। तो इसका यहाँ पे बी और सी का मिल रहा है, बी और सी और सी का देखते हैं, सी का कौन है? पीसी कल्चर मतलब मत्स्य, तो सी का 4 है, तो सी का 4 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे 26 का बी हो जाएगा। तो चलिए 27 देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, तो इसका आंसर 27 का हो जाएगा सी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यह लगभग आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के 5 जिलों के 35-67 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसे वर्ष 1918 में अधिसूचित किया गया था तथा वर्ष 1992 में इसे राजीव गांधी वन्य जीव अभयारण्य के रूप में बदल दिया गया था। यह रिजर्व जंगली जानवरों की एक विशाल विविधता के घर है। इसमें तेंदुआ, जंगली चित्तीधारे, बिल्ली, पेंगोलिन, मगरमच्छ का घर है। वर्ष 1983 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के संरक्षण के तहत शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था?
क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से होता है और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है और इसे अपने जीवनदायी महत्व के लिए मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी हाँ, पश्चिम में भ्रंश घाटी की बहने वाली नदी है जो खंभात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का मुहाने खदिया बेट एवं अलिया बेट नामक दो द्वीप स्थित है और ध्यात्वा यह धुआंधार जलप्रपात नर्मदा की पर ही जबलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, नाबिब मरुस्थल स्थित है, तो क्वेश्चन 29 का आंसर हो जाएगा नाबिब मरुस्थल ए, जो कि नाबिब मरुस्थल नामीबिया में स्थित है। यह दक्षिण अफ्रीका का तटीय राजस्थान है जो कि काफी गर्म और शुष्क है और यह अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के अटलांटिक तट पर 2000 किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर बी, जापान संसद कहलाती है, तो इसका 30 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि यहाँ पे डायट होगा। जापान संसद डायट कहलाती है और अन्य देश देख लेते हैं और उसका सांसद देख लेते हैं। जैसे जापान का भी हम लोग पढ़े डायट, बांग्लादेश का जातीय संसद होगा, रूस का होगा ड्यूमा ड्यूमा चाहे ड्यूमा, भारत का होगा संसद, स्पेन का होगा कार्टोस जनरल और पोलैंड का होगा सेजम या फिर सीनेट। क्वेश्चन नंबर 31, उत्पाद की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न क्या है, तो इसका आंसर 31 का हो जाएगा सी, जो कि हांगो हो जाएगा, हांगो, जो कि 30 सॉरी चावल हो जाएगा। चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न चावल है, चावल सी। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और ये नदी उत्तर से पूर्व अफ्रीका में विक्टोरिया झील से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और मिस्र देश की उत्तरी दिशा में भूमध्य सागर में मिल जाती है और इस नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है और जो कि दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश में प्रवाहित। क्वेश्चन नंबर 33, भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि रिक्टर स्केल कहलाता है। रिक्टर पैमाने भूकंप की तरंगों की तीव्रता नापने और एक गणितीय पैमाना है। किसी भूकंप के समय भूमि की अधिकतम आयाम और किसी यादृच्छिक छोटे आयाम के अनुपात में साधारण लघुगणक को रिक्टर पैमाना कहते हैं। इसका विकास 1930 के दशक में किया गया था। 1970 के बाद इसे भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर पैमाने के स्थान पर आघूर्ण परिमाण पैमाना का उपयोग किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 34, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, तो इसका 34 का आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। जैसे कि इसमें आपका यहाँ पे कौन-कौन है, तो यहाँ पे पहला हो जाएगा विधायिका, दूसरा होगा कार्यपालिका और तीसरा होगा न्यायपालिका। विधायिका काम क्या होता है, तो विधि का निर्माण करना विधायिका होता है। कार्यपालिका जो कि विधियों का क्रियान्वयन करना कार्यपालिका कहलाता है और न्यायपालिका जो कि प्रशासन का देख-रेख, विवादों का फैसला और विधियों की व्याख्या करने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 35, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि दहेज निरोधक विधेयक। तो वर्ष 1961 में भारतीय संसद इतिहास में प्रथम बार दोनों सदनों जैसे लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन दहेज निरोधक विधेयक को गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था और संविधान के अनुच्छेद 108 में किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अभी तक 3 बार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। एक बार 1961 में दहेज निरोधक विधेयक के लिए और एक 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए और एक 2002 में आतंकवाद निरोधक विधेयक के लिए। तो ये 3 बार ही हुआ है दोनों सदनों के बीच। तो क्वेश्चन नंबर 36, भारत के सीएजी नियंत्रित महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा 36 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका राष्ट्रपति होगा।
भारत के नियंत्रित एवं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और नियंत्रक और आपका महालेखा परीक्षक का कार्य एवं शक्तियाँ अनुच्छेद 149 में अनुच्छेद 149 से 151 के निहित है। नियंत्रक का महालेखा परीक्षक समस्त वित्तीय प्रणाली पर नजर रखता है तथा कार्यपालिका वित्तीय आदान-प्रदान का औचित्य और अनौचित्य तय करता है। क्वेश्चन नंबर 37 किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व का कानून वरीयता प्रदान की है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए हैं, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित है। क्वेश्चन 1 मतलब एक आपका हो गया संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इसको पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं, और एक अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। और इसमें 2 है, सभी नीति निर्देशकों सिद्धांतों का मूल अधिकारों का सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। 3 है आपका, इसके अंतर्गत आपका यहाँ पे भाग 4 का के अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और इसके द्वारा वन संपदा और शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और आदि विषयों को राज्य सूची, समवर्ती सूची और अंतर्गत वर्णन किया गया। तो इसको 42 मतलब 42वें संविधान को यहाँ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 73वें संविधान संशोधन में पंचायत के कितने स्तर रखने की सिफारिश किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 38 का सी, जो कि 3। और 73वें संविधान संशोधन में पंचायत के 3 स्तर रखने की सिफारिश की गई थे और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 सी के अनुसार इन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो, ग्राम मध्यवर्ती जैसे प्रखंड, तालुका, मंडल और जिला स्तरों पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई है और ये उल्लेखनीय है कि इन सभी सीटों का प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरा जाना सुनिश्चित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 पंचायतों की शक्ति और प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 39 का हो जाएगा सी, जो कि अनुच्छेद 243 6 में किया गया है और 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 क में 16 नए अनुच्छेदों को अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक तथा 11वीं अनुसूची में जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 6 में पंचायतों की शक्तियों का प्रावधान किया जाता है और उत्तरदायित्व का प्रधान है और ध्यात्व का 11वीं अनुसूची में 29 विषय है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 243 च में पंचायत की सदस्यता तथा अयोग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 243 घ में पंचायत में सीटों के आरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 उच्च न्यायालय का न्यायाधीशों को नियुक्ति कौन करता है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि राष्ट्रपति। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्यों के राज्यपाल के परामर्श पर करता है। किसी अन्य न्यायाधीश को नियुक्ति को मामले में संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश में परामर्श किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 पूर्व योजना आयोग कब कहलाता है? पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है, तो अब क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का ए, जो कि नीति आयोग कहलाता है और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी हुआ था और इसका कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना था और अब 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान पर नीति आयोग हो गया है और इस आयोग का गठन किया गया था। और नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा। और क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इससे संबंध किससे है? तो इसका संबंध क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपका संसद एवं विधानसभा है
तो इसका महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है और इसका संबंध लोकसभा संसद एवं विधानसभा से है। यह विधेयक राज्यसभा से वर्ष 2010 में पारित किया गया था लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हो सका। हाल ही में 29 सितंबर 2023 को यह महिला आरक्षण विधेयक 106वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 संविधान की आत्मा कहलाता है तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका प्रस्तावना संविधान का आत्मा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 44 का 44 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि फरवरी 1922 को अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का और अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में हुआ हिंसा के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया और 12 फरवरी 1922 को लिया था। इतिहास में इस हिंसा को चौरी चौरा कांड का नाम से जाना जाता है और 4 फरवरी 2022 को इस कांड को 100 साल पूर्ण हो गए थे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक डाक टिकट जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 45 भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो क्वेश्चन 45 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। यह एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी एवं सिद्धांतवादी थे। इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि वर्ष 1946 ईस्वी में क्रिप्स मिशन की असफलता का पश्चात 3 सदस्यीय कैबिनेट आपका यहाँ पे मिशन को भारत भेजा गया, जिसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर एवं पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया, जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 47 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 47 का सी, जो कि वर्ष 1857 की क्रांति के समय भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1856 से 1860 तक था। यह भारत के प्रथम वायसरॉय भी थे और यह वर्ष 1858 के भारत प्रसिद्ध अधिनियम के द्वारा भारत से कंपनी का शासन छीनकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था तथा गवर्नर जनरल को वायसरॉय कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 48 अलीनगर की संधि किसके बीच हुई? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि अलीनगर की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में 9 फरवरी 1757 को हुई थी और अलीनगर कोलकाता को दिया गया अल्पकालिक नाम था। इस संधि के अनुसार फारूक सियार द्वारा दिए गए सभी विशेषधारियों की पुष्टि की गई, अंग्रेजों के अधीन सभी समान ड्यूटी से मुक्त हो गए। और क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है बी, जो कि 5 फरवरी 1615 को जहांगीर और अमर सिंह के बीच मुगल मेवाड़ संधि हुई और संधि के अनुसार कर्ण सिंह को मुगल दरबार में रहने की शर्त पर 5000 के मनसबदार बनाए जाने की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 50 चार मीनार स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। इसका निर्माण 1591 में कुतुब शाही राजवंश के शासक कुली कुतुब शाह ने करवाया था। यह मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी वास्तुकला का कारण इसे पूर्व में आर्किटिक ट्रम्प भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर जाएगा बी, जो कि आपका 1929 होगा और बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 को स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। अतः विकल्प भी सही है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936, अवध किसान सभा की स्थापना 1920 और आपका गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे और यहाँ पे और भी है।
और भी है यहाँ पे तो मुगल तो किस वर्ष, तो यहाँ पे आप लोग 1929, 51 का 1929 होगा। क्वेश्चन नंबर 52, मुगल साम्राज्य के शासन काल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा 52 का सी, जो कि मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा सल्तनत काल से चली आ रही सीजदा और पेबोस की प्रथा का अंत 1636 से 1637 में किया गया था। इसके स्थान पर मुगल दरबार में शासक का अभिवादन के लिए चाहर तस्लीम का प्रथा लागू की। क्वेश्चन नंबर 53, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बी, जो कि रजिया थी। और क्वेश्चन नंबर 53 का बी, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 40 की अवधि तक थी। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के बाद उसका एक पुत्र इकुद्दीन रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान और वर्चस्व रहा। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 54, शक काल कब आरंभ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा सी, देखिए शक काल का प्रारंभ 18 ईस्वी से होता है, जिसका श्रेय कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क को जाता है। इसे शक संवत भी कहते हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, महाराजा धीराज का उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि महाराजा धीराज का उपाधि अपनाने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसने 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 56, तो इसका क्वेश्चन नंबर 56, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी। तो मगध का राजधानी यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा आपका यहाँ पे डी, जो कि पुराणों के अनुसार 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व में बृहदर्थ ने मगध साम्राज्य की स्थापना किया था। और इसने इसकी राजधानी गिरिवर्ज जो कि राजगिरी को बनाया था। कालांतर में मगध का क्रमशः हेरयक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश एवं मौर्य वंश से शासन किया। मगध जनपद की प्राचीनतम राजधानी राजगिरी थी। तत्पश्चात पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनी। क्वेश्चन 57, गायत्री 57 गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो क्वेश्चन 56 का आंसर हो जाएगा आपका 57 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जो सविता को समर्पित है। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल को प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन 58 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। और वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। ये एक नौपसानी के स्थल है, जहाँ से 7000 ईसा पूर्व पशुपालन एवं खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। इस स्थल पर गेहूं, जौ तथा खजूर की खेती होती थी तथा भेड़ बकरियां मवेशी पाले जाते थे। यहाँ के निवासी लाजवर्दमानी का प्रयोग करते थे, जो केवल मध्य एशिया के बदनसा में प्रांत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हिम्मत शाह का निधन हो गया। उन्हें निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हिम्मत शाह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार, साहित्य
कला परिषद पुरस्कार, कालिदास सम्मान आदि से सम्मानित किया गया था। वह खास तौर पे कांस्य शिलाकृतियों और टेराकोटा की सिरेमिक में स्लिप कास्टिंग तकनीक तथा रेत की और चांदी की पत्तियों से बनी सिल्वर पेंटिंग्स के लिए जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 60, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 से प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने की निर्णय लिया? तो इसका 60 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक स्तर पर ग्लेशियर संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से प्रतिवर्ष 2025 से 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपका यहाँ पे जीके जीएस का क्वेश्चन है। और अब हम लोग करेंगे ड्राइवर पार्ट, जो कि 40 क्वेश्चन होता है, और 20 क्वेश्चन आपको वाहनों के पार्ट्स पुर्जे और लुब्रिकेशन का रखरखाव पे होता है, और 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे तकनीकी भाग पे होता है, जो कि आपको यहाँ पे वाहनों के पार्ट पुर्जे लुब्रिकेटिंग में होता है। मतलब ये आपका ये हो गया एक भाग, और एक होता है मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली तथा यातायात नियम और एवं संकेत के बारे में होता है। तो ये आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे चलिए 61 तैयारी करते हैं। तो 61 का क्वेश्चन होगा, गीली सड़क और बारिश की स्थिति में ब्रेक किस प्रकार लगाना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका ब्रेक धीरे धीरे लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, यह चिन्ह प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे 62 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि हॉर्न बजाना अनिवार्य है। अगर इसमें काटा होता तो हॉर्न बजाना नहीं है बल्कि होता। क्वेश्चन नंबर 63, अयोग्यता के बावजूद गाड़ी चलाना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 63 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि धारा 182 के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न संकेत दर्शाता है, जो कि आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपको दाएं मुड़ना मना है। क्वेश्चन नंबर 65, आप एक संकीर्ण पुल के पास आ रहे हैं, एक अन्य वाहन विपरीत दिशा में पुल पर आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए? तो इसका 65 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि आपका यहाँ पे तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि अन्य वाहन पुल को पार न कर ले और फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, स्थायी लाइसेंस हेतु योग्यता। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि आपको उपयुक्त सभी चाहिए। जैसे यहाँ पे वैध लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन बाद तथा 180 दिनों के पहले आवेदन करना है, फिर वाहन तंत्र, फिर चालन, फिर ट्रैफिक नियम विनियम की जानकारी वैध, और उसके बाद बी में सी में है वैध लर्निंग लाइसेंस का होना। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है परंतु 20 वर्ष से कम आयु का है, उसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन 67 का आंसर हो जाएगा ए, वह किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान चला सकता है परंतु परिवहन यान नहीं चला सकता। तो क्वेश्चन नंबर 68, सार्वजनिक सेवा जो कि वाहन जो कि पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने के लिए किस प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है? तो 68 का आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे केवल मोटर वाहन, बी में है केवल भारी वाहन, सी में उपयुक्त सभी वर्गों के ड्राइविंग लाइसेंस या कंडक्टर बैज, उपयुक्त वर्ग ड्राइविंग लाइसेंस और पीएसवी बैज। तो इसका आंसर हो जाएगा 68 का आपका डी, जो कि उपयुक्त वर्ग का ड्राइविंग लाइसेंस और एपीएस, जो कि एक पीएसवी बैज। तो क्वेश्चन नंबर 69, वाहन पंजीकरण चिन्ह जो कि रजिस्ट्रेशन मार्क प्लेट के आकार के रंग किस नियम के तहत निर्धारित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका यहाँ पे नियम 51 के तहत यहाँ पे निर्धारित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70, यदि किसी वाहन का स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र खो जाता है तो डुप्लीकेट प्राप्त करने के लिए किस फॉर्म में आवेदन करना जरूरी होता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे इस बी, जो कि फॉर्म 26 होता है। और 71 सीएमवीआर 1989 के तहत उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट, जो कि एचएसआरपी पर तीसरा पंजीकरण चिन्ह थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क कहाँ लगाया जाता है? तो क्वेश्चन 71 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि आपका विंड स्क्रीन के ऊपरी बाएं कोने पर किया होता है। क्वेश्चन नंबर 72 फिटनेस प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस आवेदन किस फॉर्म में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 72 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका नियम 90 सी, जो कि फॉर्म सीएफए होगा।
फॉर्म CFA को चाहिए, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, यहाँ पे कुछ फॉर्म फुल फॉर्म होगा। तो 73 का CMVR 1989 के किस नियम के वाहनों टायरों की स्थिति रख रखाव के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि आपका नियम 94 होगा। क्वेश्चन नंबर 74, मोटर वाहन अधिनियम का कौन सा धारा यातायात उल्लंघनों के लिए दंडनीय और दंड से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि यहाँ पे धारा 183 होगा। और क्वेश्चन नंबर 75, वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत अधिकतम जुर्माना क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका 75 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि 5,000 इसमें फाइन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 76, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत क्या जुर्माना है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का हो जाएगा सी, जो कि आपका 10,000 जुर्माना है। काम सीरियल HMV, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि 20 वर्ष होना चाहिए। 77 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 78, LMB ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपका 18 वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 78 का ये। क्वेश्चन नंबर 79, निजी वाहनों पर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सफेद प्लेट पर काले अक्षरों में। इसका निजी वाहन है तो इसमें हो जाएगा ए, 79 का ए। और जो कि 80, रुक रुक कर लगातार जलती हुई लाल बत्ती से क्या तात्पर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि रुके और सावधानी से आगे बढ़े। ₹40 received on phone पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग नियमावली से हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे वाहनों के पार्ट पुर्जे और लुब्रिकेशन का रख रखाव। तो चलिए 81 यहाँ पे देखते हैं। कार में टेल लाइट क्या रंग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 81 का डी, जो कि लाल रंग का होता है। 82 का ब्रेक लाइनिंग का मुख्यत्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा आपका 82 का डी, जो कि एस्बेस्टॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 83, अंतिम ड्राइव में कितने कोण पर घूमती है। तो इसका 83 का आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री कोण पे घूमता है। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। डिफरेंशियल क्रॉसिंग के अंदर सबसे छोटी गियर्स होती है। तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जो कि डिफरेंशियल क्रॉसिंग के अंदर सबसे छोटी गियर पेनियन गियर कहलाती है। और गियर संचालन बाल को ड्राइव का गियर कहा जाता है और प्राप्त करने वाले गियर को संचालित गियर कहलाता है। 85, गियर बॉक्स तथा डिफरेंशियल फिट रहते हैं। तो 85 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि गियर बॉक्स तथा डिफरेंशियल कोण में फिट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, वाहन में सेल्फ स्टार्टर निष्क्रिय के लिए क्या कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि स्टार्टर मोटर में प्रचलित न कर पाने की स्थिति में उत्पन्न दोष वायरिंग संयोजन अथवा डेड बैटरी से संबंधित हो सकता है। और स्टार्टर मोटर सीरीज संट तथा कंपाउंड डीसी मोटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, डायनामो से ब्रूसेज बने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 87 का आपका बी, जो कि डायनामो ब्रूसेज कार्बन के बने होते हैं। ब्रूस कम्यूटेटर का भाग होता है और ब्रूस की घूर्णित आर्मेचर के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, इंजन में कहां से हाइड्रोकार्बन सीधे वायुमंडल में जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा ए, इंजन में क्रैक केस और एग्जॉस्ट प्रणाली से हाइड्रोजन कार्बन सीधे वायुमंडल में जाती है। क्वेश्चन नंबर 89 आपका यहाँ पे एयर फिल्टर की कार्ट्रिज का निर्माण किया जाता है। तो 90 तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर सी होगा, जो कि आपका यहाँ पे ए और वो दोनों, जो कि कांसे से भी होगा ब्रोंज से भी होगा। तो यहाँ पे एयर फिल्टर का कार्ट्रिज निम्न क्लासे और कांसे और ब्रोंज दोनों से किया जाता है। एयर क्लीनर प्राय
इनलेट मैनिफोल्ड के टॉप पर लगाया जाता है। एयर क्लीनर को तेल से भरा जाता है ताकि वायुमंडल से मिट्टी का धूल को रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 90, कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर जाएगा आपका सी, जो कि एयर आपका ए और बी दोनों होगा, जो कि ए में है पेट्रोल को छोटी छोटी बूंदों में विभाजित कर एयर के साथ मिलाना, और बी आपका एयर के पेट्रोल को उचित अनुपात में मिश्रित बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 91, तो पेट्रोल की ज्वलन क्षमता देश के द्वारा मापी जाती है। तो इसका आंसर 91 का हो जाएगा बी, जो कि ऑक्टेन नंबर द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 92, इंजन शीतलक को हर 2 साल में एक बार या कितने किलोमीटर बाद बदलना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर जाएगा सी, जो कि आपका 60,000 92 आपका सी हो जाएगा, 60,000 किलोमीटर बाद बदलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93, कट के अनुसार रिंग की क्या प्रकार नहीं है? 93 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि कट के अनुसार सॉफ्ट टाइप रिंग का प्रकार नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 94, इनलेट वाल्व खुलता है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व खुल जाता है तथा एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। सक्शन स्ट्रोक में डीजल इंजन में केवल हवा तथा पेट्रोल इंजन में हवा तथा पेट्रोल का मिश्रण के इंजन सिलेंडर में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 95, पानी का इंजन होते हैं, तो पानी का इंजन डैश होते हैं, तो पानी का इंजन वाटर कूल्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, एग्जॉस्ट प्रणाली में जमा कार्बन। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर रहेगा ए, जो कि एग्जॉस्ट प्रणाली में जमा कार्बन बैंक प्रेशर को बढ़ा देगी। क्वेश्चन नंबर 97, स्कूटर इंजन में सिलेंडर मिट्टी किसके द्वारा चिकनाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर रहेगा सी, जो कि टू स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर भिन्न ईंधन के साथ मिले लुब्रिकेशन ऑयल द्वारा सिलेंडर भट्टी को लुब्रिकेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, लुब्रिकेशन पद्धति के अधिकतम ऑयल प्रेशर के द्वारा निम्नलिखित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा सी, जो लुब्रिकेशन पद्धति में अधिकतम ऑयल प्रेशर का प्रेशर रिलीफ वाल्व द्वारा कंट्रोल किया जाता है। प्रेशर रिलीफ वाल्व यह स्प्रिंग लोडेड होता है और तब खुलता है जब प्रेशर अधिकतम स्वीकृत लिमिट से बढ़ जाता है। या यूं कहा जाए कि जा सकता है कि यह ऑयल प्रेशर पर रेगुलेट करता है, अतः कभी कभी प्रेशर रेगुलेटर भी कह दिया जाता है। इस प्राय गैलरी में फिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99, पेट्रोल इंजन में इग्निशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा आपका बी, जो कि आपका टीडीसी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 का यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पेट्रोल इंजन में इग्निशन टीडीसी के पर होता है जब पिस्टन कंप्रेशन के अंतर्गत बीडीसी से चलकर टीडीसी के पास पहुंचने का होता है, तो ये दबे हुए मिश्रण का स्पार्क प्लग्स द्वारा जला दिया जाता है। इससे सिलेंडर का अन्य एक विस्फोटक जैसा होता है और तथा मिश्रण जल जाता है तथा गैस बहुत ताकत से फैलती है। इसी से शक्ति प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 100, पिस्टन का व्यास सिलेंडर का व्यास से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा पिस्टन का बी, जो कि पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कम होता है, क्योंकि सिलेंडर में ईंधन के दहन को फलस्वरूप उत्पन्न ताप से पिस्टन का ऊष्मीय प्रसार के होने से यह सिलेंडर का अवरुद्ध होता है। तो दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हम लोग का प्रैक्टिस सेट 12 का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 13 के साथ। तब तक ये चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।